नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 26 अप्रैल वर्ष 2024 की जो भी प्रमुख करंट अफेयर्स की खबरें उस पर हम लोग विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन यानी कि 26 अप्रैल को पूरे विश्व भर में वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हाल में चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बन रहे चारों जो बांध हैं उनको जो है रोक लगा दी गई है। साथ में लास्ट टाइम मैंने लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के बारे में जो है न्यूज़ आप लोगों के साथ साझा की थी, जिसमें बताया गया था कि श्री अमिताभ बच्चन जी को वर्ष 2024 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसी समय अभिनेता रणदीप हुड्डा जी को भी जो है दीनानाथ मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ में बात करेंगे आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में, और आरबीआई ने 1 साल का जो है कार्यकाल बढ़ा दिया है अपने डिप्टी गवर्नर यानी कि जो उपराज्यपाल हैं रविशंकर जी, इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ चुका है। साथ में बात करेंगे एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी जी को यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया है। और अंत में हम लोग बात करेंगे माउंट एरेबस के बारे में, जो कि अंटार्कटिका में मौजूद है। अब ये क्यों चर्चा में है? अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि कभी ऐसा हो कि कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उस ज्वालामुखी विस्फोट से जो है सोना उत्पन्न हो, उसमें जो है मैग्मा की बजाय जो है सोना निकले, तो क्या ये बात आप लोग मानोगे? जी हाँ दोस्तों, आपको जो है इस बार ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जो एरेबस माउंटेन है यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से जो है नए आंकड़े साझा किए गए हैं रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ पर यहाँ से जो है गोल्डन गैसेस के रूप में जो है यहाँ से गोल्ड निकलता है। और उसकी जो है हम लोग कुल लागत की भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के दिन के सिग्निफिकेंस के बारे में। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वास्तव में जो वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, इसमें बौद्धिक संपदा है क्या चीज़? देखो, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों से जब ये वीडियो शेयर की थी बौद्धिक संपदा को लेकर, तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि देखो, बौद्धिक संपदा मतलब कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल कुछ सोच है। मान लीजिए कि मैंने किसी नई चीज़ का सृजन किया है, मैंने कोई गीत लिखा है, कोई संगीत बनाया है, या मान लीजिए मैंने कोई नया जो है डिज़ाइन तैयार किया है, कोई लोगो बनाया है, और कोई जो है उस लोगो को मेरी अनुमति के बिना मुझसे कहीं छीन न ले, अपने नाम के हिसाब से प्रयोग ना कर ले, तो इसके लिए हमारे पास में जो है कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जिनको इंटेलेक्चुअल राइट्स के नाम से जानते हैं। और पूरे विश्व भर में इसी मानव बुद्धि की जो अमूर्त रचनाएं हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए वैश्विक स्तर पर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की अवधारणा पहली बार सितंबर 1988 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वाइपो जो है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा शुरू किया गया था। इस समय WIPO के सदस्य देशों के 33वें विधानसभा सत्र के दौरान 1988 में बौद्धिक संपदा को मनाए जाने की जो है यहाँ पर आधिकारिक रूप से जो है कह सकते हैं कि शुरुआत कर दी गई थी। इसे ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर 9 अगस्त 1999 को वाइपो की 30वीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर जो है स्थापित किया गया था। और विश्व IP दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे उद्घाटन समारोह जो है इसका यह पहली बार वर्ष 2000 में जो है मनाया गया था। उस समय इसमें कुल मिलाकर 59 जो है मेंबर कंट्रीज थी। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में इसके भीतर वाइपो के भीतर कुल मिलाकर 193 डेज हैं। और साथ में आपको ये भी सूचित कर दूं कि भारत के द्वारा जो है वाइपो को शामिल किया गया था 1975 में। भारत जो है वर्ष 1975 में जो है वाइपो के साथ में जो है जुड़ा था। साथ में हम लोग बात कर लेते हैं इस वर्ष यानी कि 2024 की थीम जो है वाइपो की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में, तो इसमें है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग आर कॉमन फ्यूचर विद द इनोवेशन एंड द क्रिएटिविटी। यानी कि नई पहलों के साथ में, नए नए जो है क्रियाकलापों के साथ में हमें क्या करना है, अपने एक साझे भविष्य को निर्माण करना है। ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के भीतर जो इसको शामिल किया गया है। तो आप लोग जो है इसको याद रख सकते हैं। रही बात यहाँ पर वाइपो की कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, वर्ष 1967 में। और इस समय जो है भारत इसका सदस्य बना था वर्ष 1975 में। और वर्तमान समय में अगर बात करें तो कुल मिलाकर इसके 193 डेज है, मेंबर्स कंट्रीज है। साथ में बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के पास में। जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में जो है इसके मुख्यालय के रूप में जाना गया है। और प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा यमुनानगर स्थित कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में अब एक भी बांध का निर्माण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा आदेश जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर जो 4 प्रस्तावित बांध थे, अब सबसे पहले हम लोग इन 4 प्रस्तावित बांधों की बात करें तो इन प्रस्तावित जो हैं बांधों में शामिल होता है सबसे पहले चिकन, दूसरा इसमें आता है कांसली, तीसरा इसमें खिल्लन वाला और चौथा इसमें अंबा वाली। ये जो 4 यहाँ पर क्या बन रहे हैं, बांधों का निर्माण, इनकी डैम्स का निर्माण हो रहा है, इसको जो है यहाँ पर रोकने के आदेश दे दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो है नया फैसला ना आ जाए। और ये जो है पहली बार जो है पिटीशन वहाँ पर डाली गई थी गौरव बंसल जी के द्वारा, तो इनके द्वारा जो है जब सुनवाई यहाँ पर हुई थी इस मामले को लेकर तो तुरंत जो है निर्माण कार्य को यहाँ पर रोक दिया गया था। ये मामला जो था ये न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की जो पीठ थी उनके द्वारा जो है इस पर निर्णय लिया गया था, जिस पर केंद्र सरकार या जो है हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जो है जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जवाब मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि बांधों का जो निर्माण हो रहा है वो न केवल कलेश्वर में वन्य जीवों को, न सिर्फ जो है वाइल्ड लाइफ को और उनकी आबादी के लिए हानिकारक होगा, बल्कि जो इन्वायरमेंट है, जो इकोलॉजी है, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसके लिए भी जो है नुकसानदायी हो सकता है। जिस उद्देश्य के लिए बांधों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था वह भी हासिल नहीं हो पाएगा, बल्कि उसके चलते हम लोग पारिस्थितिकी को नष्ट कर देंगे, वन्य जीवों को जो है खतरा बना रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो है तुरंत इस को जो है रोके जाने के यहाँ पर आदेश कोर्ट के द्वारा जो है जारी किए गए थे। तो इसमें देखो 2-3 चीज़ें हमें जाननी है। सबसे पहले कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर मौजूद है, जो हाल में चर्चा में रहा, तो वह हरियाणा के समीप जो है यमुनानगर में जो है मौजूद है। और दूसरा इसमें जो है कौन कौन से बांधों का निर्माण हो रहा है, तो जिसमें चिकन, कांसली, खिल्लन वाला और अंबा वाला जो है बांध का निर्माण हो रहा था, जिसके चलते अब यहाँ पर रोक लगा दी गई है। साथ में हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जो तीसरे संस्करण के रूप में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को घोषित किया गया है, तो उसमें जो है एक बार पुनः अभिनेता रणदीप हुड्डा जी को जो है यहाँ पर सम्मान मिला है। आप इनकी एक बार ये छवि देख लीजिए और इसमें जो है आप लोग कहीं ना कहीं देश के वीर सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, VD सावरकर जो है इनकी छवि आपको इनमें नजर आएगी। मैं आपको बता दूं कि बीते बुधवार को मुंबई में दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक समारोह के दौरान अभिनेता रणदीप हुड्डा जी को यहाँ पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, जिसका इन्होंने आभार प्रकट किया और इन्होंने इस समय जो है याद किया है विनायक दामोदर सावरकर जी को। आप जानते हैं कि जब भी देश के भीतर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के दौर की शुरुआत होती है, यानी कि द फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की शुरुआत होती है, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं विनायक दामोदर सावरकर जी के साथ जानी जाती है, जिन्होंने वर्ष 1904 वर्ष 1905 में मित्र मेला, जिसको बाद में जो है अभिनव भारत के नाम से जाना गया, इस संगठन की शुरुआत की थी। और इस संगठन ने जो है सीक्रेट तरीके से यानी कि गुप्त तरीके से जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई की थी, रिबेलियंस के रूप में जो है सामने आए थे और अंग्रेजों को जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए जो है यहाँ पर कार्य स्टार्ट किया था। और ये वही अभिनव भारत है जिसके एक सक्रिय सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा उस समय जो है जैक्सन था, इस जैक्सन को गोली मार दी गई थी और जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद जो है वर्ष 1909 का नासिक षड्यंत्र मामला जो है चलाया गया मित्र मेला संगठन के सदस्यों पर या अनंत लक्ष्मण कन्हारे जी पर, और इसी के चलते जो है विनायक दामोदर सावरकर और इनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की जो है सजा सुना दी गई थी। हालांकि कालांतर में जो है विनायक दामोदर सावरकर को जो है रिलीज कर दिया गया था, बरी कर दिया गया था। साथ में मैं आपको ये भी साझा कर दूं कि विनायक दामोदर सावरकर जी जो थे वो देश के ऐसे पहले युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने पहली बार जो है शिवाजी स्कॉलरशिप के तहत श्यामजी कृष्ण वर्मा को जो है ज्वाइन किया था और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा चलाए गए जो इंडिया होम रूल लीग था, जो कि जो है इन्होंने वर्ष 1905 में जो है शुरू किया था, उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई थी और इंडिया हाउस के सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभाई थी। बाकी आप लोग जानते हैं कि अभिनव भारत संगठन जो था इससे कई अन्य नाम जुड़े थे। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मदनलाल ढींगरा जी का। मदनलाल ढींगरा जी वही हैं जिन्होंने कर्जन वाइली की जो है गोली मारकर हत्या कर ली थी ब्रिटेन में, ठीक है। तो ये जो है सारे इन प्रमुख जो हैं समुदाय से जुड़े हुए नामों में से एक आते हैं। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे। हाल में रविशंकर जी को पुनः RBI के डिप्टी गवर्नर जो है इसके रूप में नियुक्त कर दिया गया। मैं आपको अभी वर्तमान स्वरूप बता देता हूँ कि RBI जो है, RBI में वर्तमान में एक तो होते हैं हमारे अध्यक्ष यानी कि जो RBI के गवर्नर हैं, जो कि मौजूदा समय में शक्तिकांत दास जी हैं। दूसरे इनके अलावा जो है इसमें जो शामिल होते हैं उसमें कुछ डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स जो हैं RBI के भीतर शामिल होते हैं, जिनमें से एक नाम जो है ये था श्री T रविशंकर जी का, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए जो है और बढ़ा दिया गया। इसके अलावा
श्री एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा जी और श्री स्वामीनाथन जी जो हैं, इनको वर्तमान में डेप्यूटी गवर्नर्स के रूप में आरबीआई में जो है डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है वहाँ पर जगह मिली है। और चौथे नाम के रूप में जो है हम लोगों ने बात की है टी रविशंकर जी की। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर के लिए 3 मई 2024 से प्रभावी 1 साल को जो है और अधिक विस्तारित कर दिया है। रविशंकर एक अनुभवी आरबीआई में 3 दशकों से भी अधिक के करियर वाले केंद्रीय बैंकर को शुरुआत में जो है 3 मई वर्ष 2021 को 3 साल की अवधि के लिए जो है डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया था और अब इनका जो है 1 और साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अर्थशास्त्र में अकादमिक पृष्ठभूमि रखने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल की डिग्री रखने के बाद शंकर जी को जो है यहाँ पर आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के रूप में मान्यता मिली थी। वर्ष 1990 में आरबीआई में शामिल होने के बाद उन्होंने भुगतान और निपटान, वित्तीय बाजार और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन में व्यापक अनुभव अर्जित करते हुए कई सारे पदों पर जो है कार्य किया है और वर्तमान समय में इनका जो है पद और जो है यहाँ पर विस्तारित किया जा सका है। साथ में मैं आपको बता दूं, आप लोगों को जो है इसकी बेसिक जानकारी होगी कि अगर हम लोग से आरबीआई के गठन की बात करें तो आरबीआई की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और वर्तमान समय में यदि हम लोग बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में। मैंने वर्तमान समय इसलिए कहा क्योंकि जिस समय आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय जो है कलकत्ता में इसका जो है हुआ करता था हेडक्वार्टर, जिसे कालांतर में जो है वर्ष 1937 में 1937 में मुंबई जो है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। अगर हमसे आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर क्या थे, तो आप प्रश्न को जरा ध्यानपूर्वक सुनना। अगर हमसे पहले भारतीय गवर्नर पूछेंगे तो फिर वो थे सीडी देशमुख जी, और अगर हमसे सिर्फ पहले गवर्नर पूछेंगे तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो हम 2 नाम याद रख सकते हैं कि जो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, ये तो आरबीआई के गवर्नर के रूप में पहले गवर्नर के रूप में शामिल हुए थे। और अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो भारतीय गवर्नर के रूप में जो है सीडी देशमुख जी का नाम यहाँ पर जो है सर्वोपरि आता है, सब प्रारंभ आता है। वर्तमान समय में आरबीआई के भीतर कुल मिलाकर जो है 21 लोग जो है शामिल होते हैं, जिसमें मैंने 5 लोगों को आपको बता दिया है, जिसमें 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसके अलावा जो हमारा वित्त मंत्रालय है यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वहाँ से भी जो है यहाँ पर 2 प्रतिनिधि आते हैं। इसके अलावा सरकार जो है हमारी, जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, उनके द्वारा 10 जो है लोगों को नामांकित निदेशक के रूप में शामिल किया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास में आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों को जो है आप लोग याद रखेंगे चारों दिशाओं में। नॉर्थ में जो है वहाँ पर दिल्ली है, साउथ में जो है यहाँ पर चेन्नई आता है, अगर हम लोग यहाँ ईस्टर्न साइड में आएंगे तो कोलकाता है, ठीक है, ईस्टर्न जो है यहाँ पर कोलकाता इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग जो है वेस्टर्न साइड में चलेंगे तो यहाँ पर जो है कौन सा आएगा, दैट इज मुंबई महाराष्ट्र। तो मुंबई जो है, मुंबई यहाँ पर शामिल है। तो इन चारों लोकल जो हमारे पास में क्या है, इसके निदेशालय हैं या ऑफिसेस हैं, वहाँ से भी जो है कुछ प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं और कुल मिलाकर 21 जो सदस्य हैं उनकी टीम को मिलाकर आरबीआई की जो है पूरी एक रूपरेखा यहाँ पर जो है तैयार होती है। साथ में मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1926 में भारतीय मुद्रा को और भारतीय वित्त को जो है और अधिक मजबूत बनाने के लिए हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की गई थी। और इसी 1926 के हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के बाद आरबीआई जो है इसका जो है यहाँ पर गठन किया गया था। तो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन भी आप लोग को याद रखना अनिवार्य हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और प्रमुख न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर एक्सिस बैंक के द्वारा अमिताभ चौधरी जी को 3 और अधिक वर्षों के लिए जो है एमडी और सीईओ के रूप में जो है फिर से नियुक्त कर दिया जा चुका है। एक्सिस बैंक के बोर्ड ने आरबीआई की मंजूरी के अधीन जनवरी 2025 से प्रभावी अगले 3 वर्षों के लिए जो है प्रबंध निदेशक के रूप में और सीईओ के रूप में अमिताभ चौधरी जी की जो है पुनः नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई है। चौधरी जी के अलावा यहाँ पर स्वतंत्र निदेशक मीना गणेश जी और गोपाल रमन जो है पद्मनाभन को भी 4-4 साल के लिए जो है यहाँ पर पुनः नियुक्ति मिली है। अपने मजबूत ऋण विस्तार को लेकर और उधार नीतियों के जो है राजस्व में वृद्धि के कारण एक्सिस बैंक जो है इसने चौथी तिमाही में लगातार जो है मुनाफा किया है। और बैंक ने जनवरी से लेकर मार्च की अवधि के बीच में 2024 में जो है लगभग 7,599 करोड़ रुपए का समय के शुद्ध लाभ जो है अर्जित किया और साथ में 7,130 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन जो है शुद्ध यहाँ पर लाभ भी जो है अर्जित किया है। अपने इस मजबूत प्रदर्शन के बावजूद जो है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जमा वृद्धि के संबंध में स्टिल जो है यहाँ पर एक्सिस बैंक के द्वारा चिंता व्यक्त जरूर की गई है। और बैंक का मानना है कि वर्ष 2024 की पिछली तिमाही के दौरान 17% की कार्मिक वृद्धि यहाँ पर देखी गई है, जो लगभग 6,061 करोड़ रुपए तक जो है पहुंच गई है। और पूरे वित्त वर्ष 2024 के लिए जो शुद्ध लाभ है वो लगभग, अगर हम लोग जो है बात करें तो 9,579.68 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 24,000
861.43 करोड़ रुपए जो है किए जाने के यहाँ पर जो है अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि हमसे जो है डिजिट्स को, आपको आंकड़ों को याद रखने की अनिवार्यता है नहीं। हमसे सवाल ये बनेगा कि हाल ही में जो है एक्सिस बैंक के द्वारा एमडी के या सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किनका कार्यभार जो है वो आने वाले जो है 3 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। तो उसमें हम लोग बात करेंगे अमिताभ चौधरी जी के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अंत में हाल में एक जो है रिपोर्ट के अध्ययन में ये पता चला है कि अंटार्कटिका में मौजूद जो माउंट एरेबस है, ये हर दिन लगभग 80 ग्राम क्रिस्टलीकृत सोने के रूप में गैसों को जो है बाहर फेंकता है, और जिसकी कीमत वर्तमान समय में अगर बात करें तो $6000 अमेरिकी डॉलर के आसपास में है। अंटार्कटिका में मौजूद लगभग कुल जो है 138 जो है माउंट हैं, जिनमें से माउंट एरेबस और जो डिसेप्शन आइलैंड है, ये दोनों ही एक्टिव वॉल्केनोज के रूप में जो है जाने जाते हैं। इस समय अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जब ये गैस निकलती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो हवा के साथ कई सैकड़ों मील दूर तक जो है चलती हैं, और इसके निशान जो है लगभग 621 मील दूर तक जो है देखे जा सकते हैं। यह कम से कम 1972 से लगातार जो है विस्फोट की स्थिति में है माउंट एरेबस, और इसमें जमे हुए जो महाद्वीप इनके बीच में एक ज्वलंत जो है विसंगति के रूप में लगातार वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर जो है होता चला जाता है। माउंट एरेबस एक विशेष विस्फोट शैली को प्रदर्शित करता है, जिसे स्ट्रोम्बोलिनियन विस्फोट के रूप में माना जाता है, और ये विस्फोट मध्यम तीव्रता वाले विस्फोट होते हैं, जिनमें से गैस और राख का जो है विस्फोट आसमान की ओर जो है यहाँ पर निकलता है। माउंट एरेबस अपने शिखर यानी कि क्रेटर पर एक लावा झील की जो है निर्माण भी करता है, और एक दुर्लभ प्रकार की जो है घटना के रूप में जानी जाती है। ज्वालामुखी के भीतर प्रविष्ट जो है विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों के कारण यह पिघला हुआ चट्टान जो है पूल सतह पर स्थिर रहता है। आपको बता दूं कि ज्वालामुखी के सिरे पर जिस प्रकार की यहाँ पर जो है निर्माण होता है लेक का, या जिस प्रकार की यहाँ पर निर्माण होता है झील का, उसको जो है क्रेटर झील या कॉर्डेरा झील के रूप में जो है जाना जाता है। तो क्रेटर या कॉर्डेरा के रूप में जो है आप इस तरीके से जान सकते हैं। तो बस आज के लिए हम लोग जो है इन्हीं बेसिक खबरों पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये न्यूज़ समझ में आई होगी। और अगर आपको न्यूज़ जो है पसंद आती है, अगर आपको न्यूज़ जो है समझ में आती है, तो गाइज आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को मैक्सिमम आप लोग शेयर जरूर कर लीजिए, और अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर नई नोटिफिकेशन मिलते रहें। बस आज के लिए यही सारी बातें हैं। टिल देन हैव अ गुड नाइट टू ऑल, एंड थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।